यस फ्रेंड्स, कैन वी कंटिन्यू? चलो, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ट्रेड पॉलिसी. व्हाट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर फॉर इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन ट्रेड. अदर इंपोर्ट को इन्फ्लुएंस करना है या एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस करना है. तो हियर वी आर सीन फर्स्ट पार्ट वाज टैरिफ मेजर. टैरिफ मेजर मतलब क्या? कस्टम ड्यूटी में गवर्नमेंट चेंजेस करेंगे एंड दे विल इन्फ्लुएंस. मतलब फॉर एग्जांपल वो गुड्स जिसका इंपोर्ट हमें प्रमोट करना है तो क्या करेंगे? कस्टम ड्यूटी कम करेंगे. एंड इन सम केसेस हमें इंपोर्ट से कर्टेल करना है, कम से कम करना है, तो उसका कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर सकता है. राइट? तो डिपेंड करता है बहुत सारे सिनेरियोस के ऊपर. सपोज हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में से हमने पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया कि आप हमारे देश के जो एक्सेस प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करो, खरीद लो. पाकिस्तान उनके देश में जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे यहाँ पे सेल करेंगे. दोनों कंट्रीज का प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा सेल करेंगे वहां पे. वो हमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे या वेरी नॉमिनल लगाएंगे. हम भी पाकिस्तान से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, बहुत कम लगाएंगे. राइट? दैट विल बी फ्री ट्रेड. तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में अगर है तो हम डिफरेंट कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी हमने डिस्कस करा हुआ था. राइट? तो वी वर एट फर्स्ट पार्ट ओनली टैरिफ मेजर्स. हमने स्पेसिफिक ड्यूटी एंड एड वैलोरम ड्यूटी डिस्कस करा था. एड वैलोरम मतलब क्या? वैल्यू के ऊपर परसेंटेज. स्पेसिफिक मतलब बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, क्वांटिटी वगैरह, डायरेक्टली अमाउंट ऑफ ड्यूटी दिया जाएगा. बराबर? देन वी हैड सीन मिक्स्ड टैरिफ. मिक्स्ड टैरिफ मींस आइदर स्पेसिफिक होगा और यहां पे एड वैलोरम होगा. दोनों में से कोई भी एक, हायर हो सकता है, लोअर हो सकता है. कंपाउंड टैरिफ में दोनों थे, याद है? मिक्स्ड में दोनों में से कोई भी एक. कंपाउंड में आपको दिया जाएगा कि आप 1,000 रुपए तो मिनिमम ड्यूटी भरोगी, प्लस जो वैल्यू है उसका 5% भी आप ड्यूटी पे करोगे. दोनों अगर साथ में दिया जा रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड. टेक्निकल और अदर टैरिफ बेस्ड ऑन सम टेक्निकलिटीज, जैसे सोलर पैनल के केस में टेक्निकल बैटरीज वगैरह, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज करी जाएगी. टैरिफ रेट कोटा. यहां पे क्या था? एक कोटा दिया जाएगा. टिल दैट कोटा आपको एक नॉमिनल कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाएगा. मीन सपोज हम इंपोर्ट कर रहे हैं 1 लाख यूनिट तक इंपोर्ट करो, सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा. 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो डायरेक्टली 20% कस्टम ड्यूटी. तो कोटा बेसिस टैरिफ रेट चेंज होता है. देन मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ. मतलब अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ है या एग्रीमेंट के तहत बाइंडेड है, WTO में सारे जो कंट्रीज है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन में ही आते, तो यहां पे अलग टैरिफ लगेगी. ओके? वेरिएबल टैरिफ, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए उतना कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे जो डिफरेंस है. अपने डोमेस्टिक सेलर सेल करे 500 रुपए में, फॉरेन गुड्स आ रहा है 300 रुपए में, तो हम 200 रुपए कस्टम ड्यूटी लगाएंगे. ओके? सपोज फॉरेन गुड्स का 400 रुपए प्राइस हो रहा है तो हम 100 रुपए कस्टम ड्यूटी लगाएंगे. राइट? तो यहां पे वेरिएबल हो रहा है कस्टम ड्यूटी, परसेंटेज पे बेसिस पे नहीं है. तो किसके बेसिस पे चार्ज किया जा रहा है? अपने डोमेस्टिक सेलर की प्राइस एंड इंपोर्टर की प्राइस, उसका जो डिफरेंस है उतना हम कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे. राइट? प्रेफरेंशियल टैरिफ, अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हो तो प्रेफरेंस रेट लगाएंगे. ओके? बाउंड टैरिफ. बाउंड टैरिफ मतलब हमने एक लीगल बाइंडिंग दिया है सामने वाले कंट्री के साथ कि हम इतना ही कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे. सो वी आर अंडर लीगल बाइंडिंग. ओके? तो ऐसे ड्यूटी को हम बाउंड टैरिफ कहेंगे. अप्लाइड टैरिफ, बाउंड में से जितना हमने अप्लाई किया, दैट मीन सपोज हमने यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आपके कंट्री से जो गुड्स आ रहे हैं उस पे मैक्सिमम 30% ही कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे. ओके? तो हमने बाउंड करके दिया है कि 30% मैक्सिमम रेट रहेगा. तो बाउंड टैरिफ क्या है? 30%. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट. उससे नीचे लगाएंगे, 30% के ऊपर नहीं जाएगा अपना. बराबर? तो सपोज हमने 30% लिमिट दिया है, उसमें से फिलहाल हम चार्ज कर रहे हैं 20% ओनली कस्टम ड्यूटी. तो यहां पे अप्लाइड टैरिफ क्या होगा? 20%. तो बाउंड टैरिफ मीन सिंपली यू कैन रिमेंबर मैक्सिमम, एंड अप्लाइड मतलब वो मैक्सिमम के नीचे हमने कितना अप्लाई किया हुआ है. ओके? एस्केलेटेड टैरिफ, यहां पे रॉ मटेरियल के लिए एक लोअर टैरिफ होगा, फिनिश गुड्स के लिए हायर टैरिफ होगा. ओके? मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन वही अगर फिनिश गुड डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हो तो हायर टैरिफ होगा. राइट? तो एस्केलेट हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में. रॉ मटेरियल का टैरिफ कम, फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो हायर टैरिफ. राइट? इसीलिए हम क्या बेसिकली ये क्यों लगाया जाता है?
ताकि गवर्नमेंट चाहता है कि आप डायरेक्टली फिनिश गुड्स इंपोर्ट मत करो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहां पे गुड्स बनाओ मींस। एंड इसकी वजह से मेनी कंपनीज उन्होंने ये देखा कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, फॉरेन की एक कंपनी है, वैसे तो कार के केस में अलाउड ही नहीं है इंडिया में डायरेक्टली इंपोर्ट करना, बट जस्ट एग्जांपल टाइमिंग ले लेते। सपोज टेस्ला को इंडिया में कार सेल करना है, ओके तो क्या करना होगा, यहाँ पे उनका एक यूनिट स्टार्ट करना होगा, वहां से डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। ओके से हमने क्या करा है, अगर आप डायरेक्टली कार इंपोर्ट करते हो तो 200% कस्टम ड्यूटी लगाइए। मतलब अगर 10 लाख की कार उनके कंट्री में बन रही है तो उस पे 200 मतलब 20 लाख कस्टम ड्यूटी लगेगा, यहाँ पे प्राइस होगी 30 लाख। इंस्टेड ऑफ दैट वहीं पे अगर आप यहाँ पे एक यूनिट डालते हो एंड ये कार मैन्युफैक्चर जो वहां पे आप असेंबली कर रहे हो उसके सारे रॉ मटेरियल यहां पे लेकर के आओ, ओके एंड यहां पे असेंबल करो, तो हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे सिर्फ 50%। तो क्या होगा, ये 10 लाख की जो कार थी वो यहां पे आकर के असेंबल हो रही है, अब रॉ मटेरियल यहां पे आ रहा है 10 लाख का कॉस्ट वाला, तो उस पे कस्टम ड्यूटी अब सिर्फ 50% लगेगा, यानी 5 लाख लगेगा, इफेक्टिवली 15 लाख प्राइस होगी। दोनों केस में सेम, वहां पे पहले असेंबल हो रहा था एंड डायरेक्टली कंप्लीटेड कार यहां पे आ रही थी, फिनिश गुड्स पे हमने कस्टम ड्यूटी लगाया 200%। अब एक एक पार्ट वहां पे जो असेंबल हो रहा था वो यहां पे लेकर के आओ, पहले इंपोर्ट करो यहां पे एंड यहां पे असेंबली करो, तो हम सिर्फ कस्टम ड्यूटी लगाएंगे 50%। दोनों केस में तो असेंबली हो रही थी। अब यहां पे बेनिफिट क्या होगा, टेस्ला यहां पे अगर असेंबल करके सेल करेगा सिर्फ 15 लाख में सेल कर पाएगा, अगर डायरेक्टली कार कंप्लीटेड फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो 30 लाख में सेल होगा यहां पे। तो टेस्ला क्या करेगा, ऑब्वियसली यहां पे असेंबली करेगा। अब यहां पे असेंबली कर रहा है तो यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, बराबर है कि नहीं। यहां पे उनको लैंड परचेस करना होगा असेंबली के लिए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिप्लॉय करने होंगे, तो गवर्नमेंट एक तरह से यहां पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है बाय गिविंग सम कंडीशंस। तो अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होगा, अगर अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो कैन वी से जीडीपी भी डेवलप हो रहा है। यहाँ पे जीडीपी मतलब क्या, अपने कंट्री में गुड जो बन रहे, तो ये जो कार पहले पूरा 100% इंपोर्ट होकर के आ रही थी तो ये अपने कंट्री में बन नहीं रही थी, तो ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल लेकर के अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो क्या अपने कंट्री का जीडीपी में इंक्लूड होगा, यस। तो अपनी कंट्री का जीडीपी डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से लोगों का इनकम बढ़ेगा तो और जीडीपी बढ़ेगा। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। एंड एक्चुअल में अपने कंट्री में कार डायरेक्ट इंपोर्ट करना बैन ही है, बैन मतलब अलाउड ही नहीं है। तो आप क्या करो यहाँ पे, इसलिए तो टेस्ला को अलाउ नहीं किया था इतने दिनों तक, राइट। दिस एस्केलेटेड टैरिफ, सिंपल वर्ड्स में एस्केलेटेड टैरिफ मतलब क्या, रॉ मटेरियल्स पे कम लगाओ, फिनिश गुड्स पे इतना ज्यादा लगाओ कि यहाँ पे डायरेक्टली फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना डिफिकल्ट होगा। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, यहाँ पे फिनिश गुड्स बनाओ, हम प्रमोट करेंगे आपको, राइट। प्रोहिबिटिव टैरिफ ये भी डिस्कस किया था हमने। प्रोहिबिट करना मतलब क्या, डायरेक्टली इतना कस्टम ड्यूटी चार्ज करना कि एक तरह से वो गुड्स का इंपोर्ट प्रोहिबिटिव हो जाए, राइट। कहां तक डिस्कस किया था, यहां तक ही डिस्कस किया था कि हमने इंपोर्ट सब्सिडीज भी डिस्कस किया था। नाउ इन सम केसेस इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है, कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं कर रहा, उल्टा सब्सिडी दे रहा है आपको, राइट। तो सपोज आप इंपोर्ट करो 10 लाख रुपए का, आपको 1 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना, इनफैक्ट आपको 1 लाख गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो पर्टिकुलर गुड्स आप इंपोर्ट करो, राइट। तो इट इज अ रिवर्स और नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ, यहां पे पॉकेट से नहीं जाएगा, पॉकेट में आएगा उल्टा, ओके। नाउ tariffs as a response to trade distortion and ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, बेसिकली दोनों ड्यूटी चाइना के लिए लगाया है हमने। जब भी हमें ऐसे लगेगा कि कोई कंट्री अपने, कोई दूसरी कंट्री अपने कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है, इस मैनर में गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है कि अपना ओवरऑल ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा, इस प्राइस पे कोट कर रही है, ओके, इतना कम प्राइस कोट कर रही है कि अपने कंट्री में यहां पे ट्रेड टोटली डिस्टॉर्ट होगा, ओके। जैसे चाइना करता है, जैसे अपने, अब कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट लो, चाइना का बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे होता है। से सिंपल सा एक लैंप परचेस करो, लैंप अगर इंडियन मेड हो तो 500 रुपए में आएगा, चाइनीज मेड हो तो 50 रुपए में आता है, इतना डिफरेंस होता है उसमें, राइट। भले क्वालिटी खराब हो लेकिन प्राइस में इतना डिफरेंस होता है। तो चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने कंट्री में 50 रुपए में लैंप बेच करके कैन वी से ये टोटल इंडस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहा है, टोटल ट्रेड एक्टिविटी को ही डिस्टॉर्ट कर रहा है। डिस्टॉर्ट करना मतलब डैमेज करना, बराबर, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे केस में ये जो प्रैक्टिस कर रहा है चाइना,
उसके अगेंस्ट हम कस्टम ड्यूटी हेवीली चार्ज करेंगे। ओके, वो एक्टिविटी को कम करने के लिए हम कस्टम ड्यूटी हेवीली चार्ज करेंगे। सच एक्टिविटीज कॉल्ड एज टैरिफ इन रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। हैव यू अंडरस्टूड? Sometimes country engaged in unfair foreign trade practices which are trade distorting, मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, in the nature and adverse to interest of domestic firms. The affected imported countries upon confirmation of such distortion respond quickly by the measures in form of tariff response to offset the distortion. मतलब जितना जितना डिस्टर्ब कर रहे हैं हम क्या करेंगे, उतना ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। ओके, these policies are often referred to as trigger price mechanism. मतलब क्या, सपोज अपने कंट्री में लैम्प मैन्युफैक्चरर्स 500 रुपए में सेल कर रहे हैं। अब चाइनीज गवर्नमेंट ऑब्वियसली कम प्राइस पे सेल कर रहा है, अब एकदम से उनको ये नहीं कह सकते कि कम प्राइस पे सेल ही नहीं करोगे। ओके, हाँ, सब इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है वहां पे हम कह सकते हैं, लेकिन क्या हर एक सेक्टर में कहे कि नहीं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है, आप इतने में सेल नहीं कर सकते? ऐसे में तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री मनमानी करेगी, बराबर है कि नहीं? क्योंकि हम मोटिवेट ही नहीं करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, वो प्रोडक्टिवली अगर कॉस्ट कम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, राइट? सपोज चाइना वही लैम्प वही क्वालिटी 400 रुपए में सेल कर रहा है, तो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कहेंगे कि अगर वो कंट्री 400 रुपए में बना रहा है तो आप भी 400 में बनाओ। आर यू गेटिंग? तो ये ट्रेड डिस्टॉर्शन के लिए नहीं है, ये उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी की वजह से, तो ऐसे केस में हम कुछ कर नहीं सकते, राइट? लेकिन अगर वही वो 50 रुपए में सेल कर रहा है, से ट्रिगर प्राइस हमने रखी है 50 रुपए, तो नाउ इट इज जस्ट दे आर गोइंग इनटू अनफेयर मींस टू डिस्टर्ब द ट्रेड। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रिगर प्राइस सेट करके रखेगा कि 500 का प्रोडक्ट सपोज 100 रुपए में भी सेल हो रहा है, 1/5 में भी सेल हो रहा है, तो हम इसके ऊपर हम हेवी टैरिफ लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये ऑफसेट करना, ऑफसेट मतलब क्या, बेनिफिट कितना होगा, 450 रुपए का था यहाँ पे बेनिफिट उस कंपनी को, तो उतना कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। वो जो कम प्राइस में सेल कर रहा है उसको ऑफसेट करेंगे बाय चार्जिंग द कस्टम ड्यूटी हेवीली, तो उतनी प्राइस वहां लेकर के रखेंगे। ओके, दिस पॉलिसीज आर ऑफन रेफर्ड टू एज ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म। फॉलोइंग सेक्शंस relate to the tariff, such tariff in response to distortion related to foreign dumping and export subsidies। तो ये भी इसी का पार्ट है, ये टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन जो है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटीज अगेन ये चाइना पे लगाया जाता है, यहाँ पे प्राइस का रिलेशन था कि प्राइस बहुत कम कर रहे हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्वांटिटी के लिए लगाया जाता है। अब चाइना सेम, ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज सिर्फ चाइना के लिए लाई है हमने। चाइना की हमने पॉलिसी डिस्कस करी थी अर्लियर। चाइना क्या करता है, उनके कंट्रीज में उन्होंने एक जोन करके रखे कि यहाँ पे आकर के प्रोडक्शन करना है, करो, दुनिया भर के जितने भी बेनिफिट्स हैं हम आपको देंगे, गवर्नमेंट देगी। ओके, आपको बस क्या करना है, बल्क में मैन्युफैक्चर करो। ओके, इमेजिन करो सपोज मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो क्या गवर्नमेंट मुझे सच कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा? नहीं, मुझे क्या करना होगा, लैंड खुद से परचेस करना होगा, सारे प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने होंगे, एंड इंस्टॉल करना होगा, लेबर अपॉइंट करने होंगे, एंड खर्चा करके मैं गुड्स बनाऊंगा। सपोज एक 500 रुपए कॉस्ट आ रहा है, 700 रुपए में सेल कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे एसेट गवर्नमेंट कोई आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन यही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जब करके चाइना में करूं, मैं जिस गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर, अब गवर्नमेंट कहेगी आपसे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, इतना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करोगे से हमने कहा करेंगे, तो गवर्नमेंट आपको लैंड अलॉट करके देगी डायरेक्ट, आपको परचेस करने की जरूरत नहीं। प्लांट एंड मशीनरी चाहिए आपको, कितनी इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख, चलो 30 लाख का हम सब्सिडी देते हैं, आप सिर्फ 20 लाख इन्वेस्ट करो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल वेव कर देते हैं, टैक्स भी वेव कर देते हैं, या 50% हम लगाएंगे। मतलब इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं कि आपको बस क्या करना है, बल्क में मैन्युफैक्चर करो, सारे बेनिफिट्स हम देंगे। ओके, गवर्नमेंट देगी। अब होता क्या है, कंसोलिडेटेड जब सारे मैन्युफैक्चरर्स इतना बल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो चाइना गवर्नमेंट क्या करती है, इतना बल्क मैन्युफैक्चर करते हैं, सारे कंट्रीज में लिटरली डंप करते हैं, रद्दी के भाव सेल करते हैं वो, क्योंकि उनके पास इतना बल्क में अवेलेबल है। ओके, अब सोचिए अपने कंट्री में जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, वो एक पर्टिकुलर गुड्स बना रहे हैं, से 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने कंट्री में पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट। ओके, यहीं पे चाइना इतने बल्क में मैन्युफैक्चर कर रहा है कि अपने कंट्री में 50 लाख यूनिट भेज रहा है। इतनी डिमांड है भी नहीं यहां पे, लेकिन इतना डंप कर रहा है, तो लिटरली दैट डंपिंग द गुड्स ओवर हियर।
एट सच अ लार्ज क्वांटिटी कि अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इनके साथ कॉम्पीट करना पॉसिबल ही नहीं होगा। कैन यू इमेजिन द सिनेरियो? तो इतने लार्ज क्वांटिटी में डंप किया जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस विल बी वेरी लो। तो लोग क्या करेंगे, भले जरूरत नहीं है, डिमांड इतनी नहीं थी, फिर भी आप ज्यादा परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका डिमांड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली तो बैन नहीं कर सकती क्योंकि आप लिटरली डंप कर रहे हो, तो वी आर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे डंपिंग एक्टिविटी अगर हो रही है कोई दूसरी कंट्री की, तो उनके लिए हम हेवी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे एंड उसको हमने नाम दिया एंटी डंपिंग ड्यूटी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? रीड कीजिए कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, ये रीड कीजिए पैराग्राफ। डन? हैव यू अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी? अब नेक्स्ट जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसका भी इफेक्ट सेम ही है। काउंटर वेल करना मतलब क्या, इफेक्ट कम करना, काउंटर वेल करना, काउंटर अटैक करना। ओके, अब अगेन सिमिलर सिनारियो यहां पे से चाइना उनके मैन्युफैक्चरर्स को क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 500 रुपए का बन रहा है चाइना में भी। ओके, अब उनकी गवर्नमेंट उनको 200 रुपए का सब्सिडी दे रही है, सो दे आर एबल टू सेल इट एट 300। वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में आकर के 300 में सेल कर रहे हैं एंड अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो 500 रुपए में सेल कर रहे हैं। एक्चुअल में उनका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ही है 500 रुपए, अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी प्रोडक्शन सेम ही है। लेकिन चाइना में क्योंकि एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया हुआ है 200 रुपए की, तो दे आर एबल टू सेल इट इन इंडिया एट 300 रुपीज, तो उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, राइट? तो अगर उनको बेनिफिट हो रहा है तो सारे लोग इन्हीं से परचेस करेंगे, अपने लोकल मैन्युफैक्चर से कोई परचेस ही नहीं करेगा, इनडायरेक्टली अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डैमेज होगी। ओके, अब अपने गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो नहीं है कि इनको भी 200 रुपए का सब्सिडी दे सके, राइट? अब सब्सिडी देना है मतलब क्या, गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली फंडिंग देगी 200 रुपए की, इतना पैसा अपने पास नहीं है, राइट? आइडियली यही करना चाहिए था ना कि अगर उनकी गवर्नमेंट 200 रुपए का सब्सिडी दे रहे हैं, दे आर एबल टू सेल इट एट 300, तो हम भी अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देंगे 200 रुपए का, आप भी 300 रुपए में सेल करो, जो भी कॉम्पीट करना है क्वालिटी पे कॉम्पीट करो, प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। आइडियली ये करना चाहिए, लेकिन अगर ये 200 रुपए का सब्सिडी देंगे, पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट के पॉकेट से पैसा जाएगा। एंड गवर्नमेंट कहां से पैसे कलेक्ट करेंगे, टैक्स से पैसे कलेक्ट करेंगे, टैक्स कहां से आएगा, अगेन लोगों से ही आएगा, मतलब इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट दे रहे हैं, उन्हीं से ले रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होगा अगर हम उनको डायरेक्टली सब्सिडी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं ऐसे केस में, इनको सब्सिडी नहीं देंगे लेकिन इनको 200 रुपए का काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। मतलब जितना एक्सपोर्ट बेनिफिट आपको अपने कंट्री से मिला था, उतना ही हम यहां पे कॉस्ट लगाएंगे, इसका इफेक्ट काउंटर वेल करेंगे। आर यू गेटिंग? 200 रुपए का हम यहां पे काउंटर वेल करने के लिए कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस 500 होगी, अब प्राइस पे कंपटीशन नहीं होगा, अब क्वालिटी पे कंपटीशन होगा। दिस कॉल्ड एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो फॉरेन कंट्रीज में जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसको काउंटरवेल किया जाता है बाय चार्जिंग काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इसको सीवीडी भी कहते हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ओके, ये एक्चुअल में अगेन लगता है, तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया देखिए,
2016 में टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमने 12.5% काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया था ऑन गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्टेड फ्रॉम एशियन। एशियन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो एसोसिएशन है, राइट। तो ऐसे कंट्रीज 12.5% का सब्सिडी दे रहे थे उनके कंट्री में, तो हमने उतना काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? रीड कीजिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी। हैव यू ऑल कंप्लीटेड? चलो, इसी के साथ ये सारे टाइप्स ऑफ टैरिफ या कस्टम ड्यूटी अपने कंप्लीट होते। ओके, अब उसका इफेक्ट क्या होगा, रीडिंग तो बाद में करेंगे, फिलहाल बताइए टैरिफ में चेंज करने से इफेक्ट क्या हो सकता है। हमने शुरुआत से यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस करना है तो टैरिफ में चेंजेस करेंगे। तो एज एन एग्जांपल, सपोज हमने कस्टम ड्यूटी कम करा है, तो कैन वी से वो पर्टिकुलर गुड्स का इंपोर्ट यहाँ पे मोटिवेट होगा, ज्यादा होगा, राइट। व्हाट एल्स, अगर हमने कस्टम ड्यूटी इंक्रीज किया है तो इनडायरेक्टली हम उसका इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो दैट विल बी एन इन्फ्लुएंस। अगर इंपोर्ट कम हो रहा है तो कैन वी से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विल बी प्रिवेंटेड, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रिवेंट होगी यहाँ पे। व्हाट एल्स, कभी कभार हो सकता है कि हमने उन एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस से एक्सपोर्ट यहाँ पे बहुत महंगा किया हुआ है, मतलब उनके कंट्री से अगर गुड्स आ रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी 100%, दूसरे कंट्री से गुड आ रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी से 20%। तो कैन वी से उस कंट्री के साथ रिलेशन भी इंपैक्ट होंगे, जहां पे हम बेनिफिट दे रहे रिलेशंस डेवलप होंगे, जहां पे बेनिफिट नहीं दे रहे रिलेशंस विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो दैट इज आल्सो इफेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, राइट। अगर हमने रॉ मटेरियल्स पे अच्छा खासा बेनिफिट दिया हुआ है, फिनिश गुड्स पे कस्टम ड्यूटी ज्यादा चार्ज किया है, एस्केलेटेड टैरिफ, तो इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है, इफेक्ट ऑफ टैरिफ। तो ये सारे पॉइंट्स मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस करे हुए हैं, राइट। एक्सचेंज रेट भी इससे इन्फ्लुएंस होगा, जितना ज्यादा आप कस्टम टैरिफ में चेंज करोगे उसका इन्फ्लुएंस होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो इंपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो एक्सचेंज रेट भी इन्फ्लुएंस होगा। एक्सचेंज रेट मतलब क्या, $1 इज इक्वल टू से 80 रुपीज। तो एक होम करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की तुलना में कितनी है, इसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। वैसे नेक्स्ट यूनिट में ये डिटेल में डिस्कस करने वाला एक्सचेंज रेट के टाइप्स। ओके, तो एक्सचेंज रेट भी इन्फ्लुएंस होगा इसके बेसिस पे। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो? तो ये सारे इफेक्ट्स है, तो दैट विल बी रीडिंग लेटर ऑन, लास्ट में एक बार रीड करेंगे। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज नॉन टैरिफ मेजर्स, मतलब यहां पे कस्टम ड्यूटी में चेंज करके इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, सम अदर मेजर्स वी विल बी कंसीडरिंग। अदर मेजर्स क्या हो सकता है, सपोज एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी में कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन उस कंट्री से हमने कहा कि हमें एक स्पेसिफिक टाइप का डिजाइन ही चाहिए, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली उस कंट्री से इंपोर्ट कम करना था, तो हमने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैकेजिंग मांगी उनसे। अगर वो पैकेजिंग हो तो ये हम इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये क्या है, नॉन टैरिफ मेजर। कस्टम ड्यूटी में चेंज नहीं कर रहे लेकिन सम कंडीशंस रख रहे हैं। ओके, जस्ट विजुअलाइज द सिनेरियो। बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा कस्टम ड्यूटी में चेंज करके इन्फ्लुएंस कर सकते थे, अब कस्टम ड्यूटी में चेंज नहीं कर रहे हम, बट सम अदर एक्टिविटीज अदर कंडीशन से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या क्या हो सकता है इसमें, सपोज मुझे पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट या ट्रेड रिलेशन ज्यादा नहीं करना है, ओके, तो हमने एक सपोज कोटा रखा है कि हम उस कंट्री से सिर्फ 50,000 यूनिट से इंपोर्ट करेंगे, उससे ज्यादा इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। अर्लियर जो कोटा था वो कस्टम ड्यूटी के लिए था, यहां तक इंपोर्ट करो तो इतना कस्टम ड्यूटी, उससे ज्यादा हायर कस्टम ड्यूटी। सेकंड केस में तो कोटा जो दिया हुआ है एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही दिया हुआ है, मतलब 50,000 इंपोर्ट करो, उसके आगे इंपोर्ट अलाउड ही नहीं है, ये कंडीशन रखिए। सेकंड, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि स्पेसिफिक डिजाइन में ही होना चाहिए, पैकेजिंग स्पेसिफिक मैनर में ही होनी चाहिए, राइट। तो इनडायरेक्टली कंडीशन रखा है हमने। थर्ड,
से हम उनसे कहेंगे कि अगर एक्सपोर्ट के केस में हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहला एडवांस चाहिए, देन ओनली हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट के केस में हम कह सकते हैं कि 3 मंथ तक पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब पेमेंट का कंडीशन डाल सकते हैं हम यहां पे, राइट। सपोज हम उनसे कहेंगे कि हमें स्पेसिफिक डिजाइन एंड लेबलिंग चाहिए, इसी मैनर में हो तो ही हम इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालेंगे कि आप हमारे कंट्री में गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ये स्पेसिफिक नेचर का ही एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। तो यहां पे मैं कस्टम ड्यूटी में चेंज नहीं कर रहा, बट अदर कंडीशंस रख रहा हूं जिसके बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है। सम केसेस हम डायरेक्टली बैन करेंगे, जैसे श्रीलंका ने किया था कि पेस्टिसाइड्स अपने एनवायरमेंट के लिए घातक है। ओके, एक्चुअल में उनको जो बैन करना था इंपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, उसका रीजन क्या था? उनके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स नहीं थे। ओके, लेकिन उन्होंने मार्केट में डिस्क्लोज क्या किया कि पेस्टिसाइड जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे हमारे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली बैन कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या था? नॉन टैरिफ मेजर, डायरेक्टली बैन करना। ओके, एंड बैन मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैन कर सकते हैं। एंड अगर पूरे कंट्री के साथ सारे ट्रेड रिलेशन ही बंद कर रहे हैं, मतलब आपके कंट्री से हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, आपके कंट्री में कोई गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में इसको कहते हैं एम्बार्गो लगाना। ओके, आम्ही तुमच्यावर बोलत नाही, तुम्ही आमच्यावर बोलू नका, बस संपला विषय। तो ऐसे केस में सारे ट्रेड रिलेशन स्टॉप कर रहे हैं, दैट इज एम्बार्गो लगाना। एम्बार्गो एक टेक्निकल वर्ड है। ओके, तो व्हेनेवर देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन विल बी चार्जिंग एम्बार्गो। तो ये सारे जो है नॉन टैरिफ मेजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनारियो समझ में आया? टैरिफ मेजर्स, कस्टम ड्यूटी, नॉन टैरिफ मेजर, अदर कंडीशंस। तो अदर कंडीशंस क्या क्या है वो एक बार हमें गो थ्रू करना है। ओके, तो यहां पे आइए। अब नॉन टैरिफ मेजर्स में दो पार्ट है, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करते हैं। नॉन टैरिफ मेजर्स में दो पार्ट है, टेक्निकल मेजर्स, नॉन टेक्निकल मेजर्स। अब टेक्निकल मेजर्स इन द सेंस हियर देयर विल बी सम टेक्निकलिटीज कि एक स्पेसिफिक गुड्स की टेक्निकल ये कंडीशन सारी तो ही इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली बैन करेंगे। ओके, तो टेक्निकल मेजर्स रेफर्स टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोसेस। दीज मेजर्स आर इंटेंडेड टू इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी ऑफ द फूड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी, प्रोडक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट हेल्थ। मतलब यहाँ पे टेक्निकलिटी स्पेसिफिक करेंगे कि हमें प्रोडक्ट आपके कंट्री से अगर चाहिए, मतलब आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिकेशन के हो तो ही इंपोर्ट करेंगे, ये सारे टेक्निकल बैरियर्स होने चाहिए। ओके, ये स्पेसिफिकेशन हम उनको देंगे कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी होना चाहिए, ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल यूज क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारे टेक्निकलिटीज, वो सारे स्पेसिफिकेशन अगर आप मीट कर रहे हो एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो हमारे गुड्स में घुट भेजो, अदरवाइज हम यहाँ पे परचेस नहीं करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे टेक्निकलिटीज बैरियर लगा रहे हैं, सारे स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। नॉन टेक्निकल मतलब आगे सारे पॉइंट्स कि आप डिजाइन इस तरह से करो, लेबलिंग इस तरह से करो, इतना ही अलाउ करेंगे वगैरह वगैरह, एडवर्टाइजमेंट ऐसे होना चाहिए, पहले पेमेंट करना चाहिए, बाद में पेमेंट करेंगे, ये सारे नॉन टेक्निकल मेजर्स। गुड्स रिलेटेड कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बाकी ये सारे कंडीशंस ले डाउन कर रहे हैं। ओके, तो नॉन टेक्निकल मेजर्स रिलेट टू ट्रेड रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल शिपिंग रिक्वायरमेंट, कस्टम फॉर्मेलिटीज, ट्रेड रूल्स, टैक्सेशन पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो दिस कैन बी फर्दर डिस्टिंग्विश्ड एज हार्ड मेजर्स, यानी कि प्राइस क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, थ्रेट मेजर्स जैसे एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड्स, अदर मेजर्स ट्रेड रिलेटेड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड, this categorization can be also distinguished between import related measures, export related measures। तो पहले तो हम import related measures डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है import related, लास्ट में export related दिया हुआ है। export related तो मोस्टली सारे बेनिफिट्स होते हैं, सब्सिडीज ही होती है। ओके, अब टेक्निकल में दो पार्ट है, सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी मेजर्स। प्रोनाउंसिएशन कैसे इसका? ये फाइटो नहीं है, पी साइलेंट है यहाँ पे। ओके, तो सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स इसको हम कहते हैं। ओके, एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, बैरियर लगाना मतलब क्या? रिस्ट्रिक्शन, कंडीशंस लगाना सो दैट ट्रेड डिफिकल्ट होगा। ओके, तो टेक्निकल मेजर्स में ये दो पार्ट है। देखिए, जब आप चैप्टर की रिवीजन करेंगे तो ऐसे माइंड मैपिंग में आपका इस तरह से होना चाहिए
कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है गवर्नमेंट के पास, इंस्ट्रूमेंट्स इसको क्या हो रहा है, क्या क्या है गवर्नमेंट के पास टू इन्फ्लुएंस फॉरेन ट्रेड। इसमें फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था टैरिफ मेजर्स। टैरिफ में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक एक करके आप लिस्ट कर सकते हो। ओके, देन सेकेंड पार्ट नॉन टैरिफ मेजर्स। अब नॉन टैरिफ मेजर्स में दो पार्ट अगेन, टेक्निकल एंड यहां पे नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल में अगेन दो पार्ट्स, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी एंड बैरियर्स टू ट्रेड, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये दो पार्ट। अब सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी में क्या दिया हुआ है, यहां पे मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी बेस्ड ऑन सम प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा क्राइटेरिया, हम सम ऑफ द गुड्स बैन कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। सिंपल वर्ड्स में जो कंडीशंस है ना उसको कैटेगराइज करके नाम दिया हुआ है। ओके, ये SPS measures, that is sanitary and phytosanitary measures, are applied to protect animal, human, plants life from risk of additives, pests, contaminants, toxins, disease causing organisms to protect biodiversity। तो बस जो कंडीशंस थे उसमें हमने इस तरह से कंडीशन स्पेसिफाई किया है कि वो पर्टिकुलर गुड्स जैसे एडिटिव्स हो, पेस्टिसाइड्स हो वगैरह, वो गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे तो आइदर ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ या प्लांट हेल्थ पे इंपैक्ट होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं या बहुत कंडीशंस लगा रहे हैं। ओके, मेरे टाइम जो हम फूड परचेस करते हैं उसमें भी एडिटिव्स होते हैं, राइट, जो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है एडिटिव्स, ये दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसलिए कहा जाता है ना पैकेज फूड्स मोस्टली शुड बी अवॉइडेड, राइट, क्योंकि उसमें सारे ये एडिटिव्स होते हैं। अगर ये एडिटिव्स है तो हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे या डायरेक्टली बैन करेंगे। तो ये एक्टिविटी को हमने टेक्निकली नाम दिया सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। ओके, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, बैन करना और प्रोहिबिट करना ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, ऑल मेजर्स गवर्निंग क्वालिटी एंड हाइजीनिक रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस, एसोसिएटेड कंप्लायंस असेसमेंट एक्सेट्रा। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बैन करेंगे या उनको स्पेसिफाई करेंगे कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होना चाहिए। हम आप आकर के देखेंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में, सपोज चाइना में, हम कहेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट हमारी कंट्री में इंपोर्ट करवाना है, ये एडिटिव्स है, पेस्ट्स है हमारी कंट्री में, उससे ह्यूमन हेल्थ या एनिमल हेल्थ या प्लांट हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है, तो ये सारे कंडीशंस है जो आप मीट करोगे तो ही हम अलाउ करेंगे। तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में भी ये एक सीक्वेंस होना चाहिए, वहां पे आकर के हम चेक करेंगे कि कोई यहाँ पे गंदगी नहीं है, आप प्रॉपरली हाइजीन कंडीशंस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ये सारे कंडीशंस हम ले डाउन करेंगे। ओके, तो एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोहिबिट करना ऑफ इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम कंट्रीज विच आर अफेक्टेड बाय एवियन फ्लू, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स टू रिड्यूस पैथोजेंस, रेसिड्यू लिमिट्स फॉर पेस्टिसाइड्स इन फ्लड्स। तो जब ये फ्लू आया था, पता है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू वगैरह जो था उस टाइम हमने चाइना से ये जो पोल्ट्री रिलेटेड गुड्स जो था वो इंपोर्टिंग तब तक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैन किया था। कोविड के टाइम तो सब कुछ बैन था, उस टाइम इंपोर्ट वगैरह कुछ कर ही नहीं रहे थे क्योंकि चाइना से आए नए दिन नए नए वेरिएंट्स आ रहे थे। तो ये बैन करना कंसिडरिंग द ह्यूमन हेल्थ और से एनिमल हेल्थ, दिस इज अ साइटोसैनिटरी मेजर, सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर। लिमिट्स लगाना फॉर पेस्टिसाइड्स इन फूड्स एक्सेट्रा, दिस ऑल मेजर्स। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, मतलब हम टेक्निकलिटीज के बेसिस पे एक बैरियर सेट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन सेट कर रहे हैं ट्रेड के लिए। ओके, covers both food and non-food traded products, refer mandatory standards to technical regulations that define the specific characteristic of products, that उसका साइज, शेप, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, डिजाइन, लेबलिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, फंक्शनैलिटी, इसके सारे स्टैंडर्ड सेट करना मतलब टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ओके, the specific procedures used to check whether product is really confirming these requirements, that is testing, inspection, certification, ये भी हम specify करेंगे। okay, this covered in TBT। okay, that is barrier to trade। this involves compulsory quality, quantity and price control of goods before shipment from the exporting country। हम वहां पे सपोज चाइना से गुड्स यहाँ पे भेज रहे हैं तो वहां पे कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि वहां पे आपके यहाँ पे टेस्टिंग होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसके रिपोर्ट हमें आने चाहिए। अगर ये रिपोर्ट प्रॉपर है देन
वहां से एक्सपोर्ट करो, अदरवाइज एक्सपोर्ट ही मत करो, क्योंकि हम अपने कंट्री में गुड्स आने नहीं देंगे। आर यू गेटिंग? तो इज अ बैरियर टू ट्रेड। देखिए अगर ये कंडीशन ना होती तो चाइना क्या करता, कैसे भी गुड्स मैन्युफैक्चर करो, भले वो क्वालिटी स्टैंडर्ड हो ना हो, कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करो जिससे लोगों की हेल्थ खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली अपने कंट्री में गुड्स आकर के सेल करो, डंप करो। ऐसा हो सकता था। अब रिसेंट केस मैगी का हुआ था। मैगी के केस में जब ये पाया गया कि लीड ज्यादा कंटेंट में यूज की जा रही है विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, तो गवर्नमेंट ने बैन किया था उस टाइम। नेस्ले बेसिकली मैगी कौन बनाता है? नेस्ले बनाता है, एंड नेस्ले उनका जो यूनिट है वो यूएसए में, ओके लेकिन हाँ उनका एक यूनिट इंडिया में भी है, नेस्ले इंडिया करके, जो शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसके मेजर कंपोनेंट्स तो वहां से आते हैं। ओके तो हमने वो सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टॉप करी थी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉप करा था नेस्ले का, राइट? तो दैट वाज एन बैरियर टू ट्रेड। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे कंडीशन स्पेसिफाई किए थे कि आपका मैगी हो ये स्टैंडर्ड मीट करना चाहिए, राइट? मैगी कंज्यूम करते हो ना आप लोग? मोस्टली ऐसे कभी नहीं होगा कि मैगी खाता नहीं है, मोस्टली। तो जब से ये रिपोर्ट हुआ था, सम पीरियड के लिए मैगी का ट्रेड इंडिया में बैन किया हुआ था, सेल करना बैन किया था, सारे गुड्स वापस भेजे गए थे। तो उसके बाद हमने स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन करी थी कि आपके गुड्स में इतने इतने क्वांटिटी के ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, लीड कहा जाता है तो इतना लिमिट तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर हो तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम लेबलिंग, डिजाइन, फंक्शनैलिटी, उसके कंटेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इतने क्वांटिटी के एलिमेंट्स हो तो ही हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। दिस इज टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Technical barrier to trade measures are standard based measures that country use to protect their consumers and preserve natural resources. But this can also be used effectively as obstacles for importing or to discriminate against import and protect domestic industries. तो इस तरह से बैरियर सेट करेंगे कि इंपोर्ट ही मुश्किल हो जाए। बेसिकली दो रीजन है ये बैरियर्स के एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स के। एक, हम क्या कर रहे हैं, अपने लोगों की हेल्थ, प्लांट्स की हेल्थ एंड एनिमल्स की हेल्थ प्रिजर्व करने के लिए बैरियर सेट कर रहे हैं, ये एक पर्पस। सेकंड, उस कंट्री के साथ हमें अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम करना है तो इस तरह से बैरियर सेट करो। तो दो पर्पस होते हैं इसके, ओके। सो अल्टरिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस टू कंप्लाई विद डाइवर्स रिक्वायरमेंट इन एक्सपोर्ट मार्केट्स may be neither impossible for exporting country or would obviously raise cost, hurting the competitiveness of exporting country. Examples: food laws, quality standards, industrial standards, organic certifications, eco labeling, marketing label requirements. ये highlight करो, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डन। अब नॉन टेक्निकल मेजर्स में क्या है, सिंपल सिंपल डायरेक्ट कंडीशंस हो सकते हैं, तो उसका लिस्ट दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट, इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा मतलब क्या, एक स्पेसिफिक लिमिट देंगे, जैसे कि एक्चुअल में शुगर के केस में कोटा दिया हुआ है, क्योंकि अपनी कंट्री में भी बहुत शुगर मैन्युफैक्चर होता है, तो शुगर हम 1 लाख केजी तक ही इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, ओके। तो दैट इज अ कोटा। अर्लियर हमने टैरिफ कोटा देखा था, यहाँ पे डायरेक्टली कोटा है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक अलाउ करेंगे इंपोर्ट, उससे ऊपर इंपोर्ट अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात नहीं करी है, हमने डायरेक्टली एक कंडीशन दिया हुआ है कि आप कोई भी नेचर का गुड्स हो, हम 1 लाख तक अलाउ कर रहे हैं, 1 लाख यूनिट तक आप सेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ऊपर अलाउड ही नहीं है, तो ये कोटा लगा है, ओके। इट कैन बी एब्सोल्यूट कोटा, इट कैन बी टैरिफ रेट कोटा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। एब्सोल्यूट कोटा मतलब क्या, लिमिट है, उतनी ही आएगी, उससे ऊपर नहीं चाहेगा, ओके। एंड टैरिफ रेट, उतने लिमिट तक हम नॉमिनल टैरिफ रखेंगे, उससे ऊपर जा रहा है तो टैरिफ ड्यूटी चेंज करेंगे। जैसे 1 लाख यूनिट तक आप इंपोर्ट करो, हम बस 10 रुपए कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। 1 लाख के ऊपर जा रहा है यूनिट्स, तो डायरेक्टली 50% से कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, ओके। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्राइस कंट्रोल मेजर्स। अब प्राइस कंट्रोल मेजर्स में क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक प्राइस मेंशन करेंगे, इतने प्राइस तक ही होनी चाहिए, ओके, या मैक्सिमम प्राइस कोट करेंगे, उससे ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। दैट इज अ प्राइस कंट्रोल मेजर। मतलब आपको हमारे गुड्स में एक्सपोर्ट करना है तो ये प्राइस कोट करो, देन ओनली विल अलाउ, अदरवाइज विल नॉट अलाउ, ओके। तो प्राइस कंट्रोल मेजर्स, यहाँ पे
प्राइस को अगर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो टैरिफ से इन्फ्लुएंस करेंगे. ओके, are the steps taken to control or influence the price of imported goods in order to support the domestic price of certain goods when import price of these goods are lower. हमने कस्टम ड्यूटी में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लोअर अगर है तो उतना ड्यूटी चार्ज करेंगे जितना कि प्राइस इक्वल हो यहाँ पे. ओके, these are known as para tariff measures, include measures other than tariff measures. मतलब cost of import in similar manner by fixed percentage or fixed amount. Minimum import price for sulfur. मतलब क्या है, सल्फर अगर हम इंपोर्ट करें तो इतना ही प्राइस कोट करेंगे, उससे ऊपर हम अलाउ ही नहीं करेंगे. ओके, तो कस्टम में क्या था, हमने टैरिफ मेजर्स में देखा था कि कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे. यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस मेंशन कर रहे हैं. सम गुड्स मिनिमम प्राइस होगी, सम गुड्स मैक्सिमम प्राइस होगी, उससे ज्यादा प्राइस अलाउड नहीं है. ओके, या मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ऊपर प्राइस चलेगा लेकिन मिनिमम इससे नीचे नहीं होगा. तो मिनिमम मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन करेगा गवर्नमेंट. ओके, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसेस या प्रोहिबिशन. अपने कंट्री में अगर गुड्स आपको भेजना है फॉरेन कंट्री से तो लाइसेंस लेने होंगे. ओके, तो लाइसेंस का प्रोविजन इतना डिफिकल्ट करेंगे कि गुड्स डायरेक्टली इंडिया में भेजना डिफिकल्ट होगा. ओके, जैसे टेक्सटाइल के केस में बहुत सारे लाइसेंस लेने होते हैं. फॉरेन कंट्री अगर इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाहती है या उनके गुड्स यहाँ पे आकर के सेंड करना चाहती है तो आपको ऑलरेडी पता है कि अपने कंट्री में टेक्सटाइल ये एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जो अच्छा परफॉर्म करती है, तो उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते. अब फॉरेन की कंट्री इंडिया में आकर के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करेगी या सेल करेगी तो हम क्या करेंगे, लाइसेंस लगाएंगे. नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आकर के बिजनेस स्टार्ट करो, आपको स्पेसिफिकली लाइसेंस लेना होगा एंड लाइसेंस का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे सो दैट फॉरेन की कंपनी इंडिया में गुड्स सेंड करने में उनको दिक्कत आएगी. ओके, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस, डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस एंड प्रोसीजर स्टिक करेंगे. रीड करो ये पॉइंट. सम केसेस प्रोहिबिट करना, जैसे इराक के साथ हमने आर्म्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन प्रोहिबिट करा हुआ है. डन. फाइनेंशियल मेजर्स ये भी डिस्कस किया हुआ है हमने. यहाँ पे एडवांस रिलेटेड कंडीशन रखेंगे कि सपोज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले एडवांस मिलना चाहिए, इंपोर्ट कर रहे हैं तो 3 मंथ्स के बाद ही पेमेंट होगा. तो पेमेंट रिलेटेड कंडीशन हम मेंशन कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स इज टू इंक्रीज इंपोर्ट कॉस्ट बाय रेगुलेटिंग द एक्सेस टू एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉर इंपोर्ट्स. मतलब हाँ, कभी कभार इंपोर्ट कम करना है तो गवर्नमेंट क्या कंडीशन रखेगा कि पहले आपको फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करके रखना होगा एंड पेमेंट करना होगा, तब जाके इंपोर्ट करोगे. मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी. कैन आई से सो, से मुझे अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करना है 10 करोड़ रुपए का एंड मुझे सामने वाले पार्टी 6 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, 6 मंथ्स के बाद पेमेंट कर सकते मैं, बराबर. 6 मंथ्स के बाद अगर मैं पेमेंट करूँ तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कॉस्ट सेव होगा. लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, पहले इंपोर्ट का पेमेंट करो, देन ओनली विल अलाउड टू इंपोर्ट. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 6 मंथ से पहले इंपोर्ट करूं 10 करोड़ रुपए, इंटरेस्ट कॉस्ट है 10%, तो कितना इंपैक्ट होगा, 50 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा. राइट, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट महंगा कर रहा है. आर यू गेटिंग? अगर आज मुझे वो इंपोर्ट करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट 10 करोड़ का तो मेरे 50 लाख कॉस्ट जाके एक्स्ट्रा ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंडीशन, तो आई विल बी पोस्टपोनिंग द परचेज. तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, महंगा कर रहा है वो परचेज का बाय एडिंग सम फाइनेंस कॉस्ट. सो दिस व्हाट फाइनेंशियल मेजर्स. ओके, रीड कीजिए लास्ट पॉइंट, रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कसिंग मंडे. मैंने तो एडवांस कहा था, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 3 मंथ्स पहले आपको पेमेंट करना होगा. डन. चलो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट होगा. एक्सपोर्ट रिलेटेड में ज्यादा कुछ नहीं है.
तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंप्लीटिंग विद दिस यूनिट. ओके, चलो इससे नेक्स्ट जो यूनिट है ट्रेड नेगोशिएशन है, उसके आगे एक्सचेंज रेट, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. ओके, तो विल बी स्टार्टिंग विद दैट पार्ट ओनली. फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.